दर्शन वगैरह होता है, ये बता दिए थे कि दर्शन वगैरह क्या होता है, और दर्शन के अलावा ये बता दिए थे आपको कि भारतीय षट दर्शन, और इन सब की बात कर लिए थे। ठीक है, कुल मिलाकर के ये वाली जो यूनिट है, ये वाली यूनिट पुराने वाले इस पाठ्यक्रम पर भी थी। कुछ लोगों का नया नाम जुड़ गया है, जैसे भर्तृहरि पहले नहीं था, अब पूछा जा रहा है। भारतीय षट दर्शन पहले नहीं था, अब पूछा जा रहा है ना। और इसके अलावा संत रविदास भी शायद पहले नहीं थे, अब पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जब भी कोई पाठ्यक्रम नया इंट्रोड्यूस होता है, उससे सवाल पूछे जाने की संभावना हमेशा ज़्यादा रहती है। इसका मतलब जब ये वाला मेंस, अभी तो 2023 का मेंस होगा, 2023 के बाद जब आप लोग मेंस लिख रहे होंगे 2024 पे, तो ये वाले हिस्से ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट, जैसे इस पे देवी अहिल्याबाई होलकर, ये एक नया नाम जुड़ रहा है ना, देवी अहिल्याबाई होलकर। महर्षि अरविंद थे पहले कि नहीं थे? पहले थे। तो जितने भी नए नाम जुड़ रहे हैं इसमें, ये नए नाम बहुत इंपॉर्टेंट कहलाते हैं। बाकी सुकरात, प्लेटो और अरस्तु से सवाल हमेशा पूछे जाने की संभावना रहती है। 11 मार्कर का सवाल देवी अहिल्याबाई होलकर से आ सकता है। देखिए, जब ये वाला टॉपिक है तो इस वाले टॉपिक में 3 तरीके की चीज़ें मिला दी है, दर्शन शास्त्र। इसके अलावा दर्शन शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो दर्शन शास्त्र का मतलब इसी से कहलाया। यदि इनके ही दार्शनिक विचारों को, इन्हीं के दर्शन से, हमने आपको बता दिया था कि इन्हीं के दर्शन से जबकि समाज सुधार के भी काम हो सकते हैं, तो समाज सुधारक के तौर पर भी बहुत सारे लोग, जैसे कि अहिल्याबाई होलकर और सावित्रीबाई फुले, इन लोगों को आप उसी पे देख रहे होंगे, समाज सुधारक में। इतनी हमने बात कर ली थी। इसके बाद देखिएगा इकाई 2 जो है राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणाएं, ये वाला जो टॉपिक कहलाया, ये वाला टॉपिक जो है, ये वाला टॉपिक किस हिस्से का कहलाया? लोक प्रशासन का। ये वाली देखिए, इस पे 4 तरीके के सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र, एक सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, एक सब्जेक्ट है लोक प्रशासन और एक केस स्टडी। तो दर्शन शास्त्र के लिए पहली यूनिट समर्पित है, लेकिन मनोविज्ञान के लिए बाद में देखेंगे। लेकिन लोक प्रशासन के लिए कौन सी यूनिट इस पे दी गई है? तो उसके लिए ही दी गई है इकाई 2। इस पर लिखा हुआ है राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणाएं। नैतिक शब्द इस्तेमाल आया, इसका मतलब अपने आप ये मनोविज्ञान कहलाया। नैतिक का मतलब क्या कहलाता है कि जो चीजें आदर्श हैं वही नैतिक हैं। आदर्श का मतलब क्या? सत्य बोलना चाहिए कि नहीं? सबका कल्याण करना चाहिए कि अपना भर? बड़े बुजुर्गों के पांव पड़ाना चाहिए कि नहीं? चोरी की चोरी में मदद करना चाहिए कि नहीं? तो जो चीजें आदर्श के तौर पर, आप ही लोग कह रहे हैं कि ये चीज अच्छी है, जो भी चीज हमको अच्छा बुरा, करणीय अकरणीय, कथनीय अकथनीय, वांछनीय अवांछनीय, इन चीज़ों का ज्ञान कराती हैं, वही बातें नैतिक बातें कहलाती हैं। तो राष्ट्र का विकास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इसीलिए लिखा हुआ है राष्ट्र निर्माण। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्र निर्माण। मतलब बहुत सारी नैतिक अवधारणाएं हो सकती हैं, और उस नैतिक अवधारणाएं पे एक लोक प्रशासक, आप लोग मतलब जो लोग सेलेक्ट होकर के जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, तो उनके ऊपर ये वाली नैतिक अवधारणा होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? राष्ट्र निर्माण। जाति भर नहीं, व्यक्ति। सबसे पहला एक रहता है व्यक्तिवाद। पहले कौन सा वाद है? व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद के बाद फिर थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो फिर हम आ जाते हैं परिवारवाद। फिर किसमें? परिवारवाद। परिवारवाद से थोड़ा सा ऊपर उठे तो फिर हम आ गए जातिवाद। जातिवाद से थोड़ा सा और ऊपर उठ के आ गए तो फिर क्या बन गए? क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद को जब ये सारी सीमाओं को लांघ के जब हम चले जाएंगे, तब के किस पे चले जाएंगे? राष्ट्रवाद। फिर किस में जाएंगे? राष्ट्रवाद। और हम लोग यहां भी कहां रुकते हैं? हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। तो ये माना जाता है कि अगर राष्ट्र का निर्माण भर अच्छे से करेंगे, आप लोग दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन पढ़ेंगे, तब पता चल रहा होगा कि अगर राष्ट्र भर का निर्माण अच्छे से करेंगे, बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो इसलिए लिखा हुआ है राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणाएं। जबकि अगर हमसे बोला जाता कि आप इसको सिलेबस को डिजाइन से काय को बोलते, लेकिन बोल देते ऐसे ही थोड़ी देर के लिए कि आप ही सिलेबस डिजाइन कर दो, तो हम बनाते इसमें नैतिक अवधारणाएं एवं राष्ट्रवाद या राष्ट्र निर्माण, हम ये बनवाते। नैतिक अवधारणाएं बहुत सारी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि राष्ट्र के निर्माण में आप क्षेत्रवाद को, व्यक्तिवाद को, व्यक्तिवाद एक अलग कॉन्सेप्ट है। मनोविज्ञान वाले लोग व्यक्तिवाद को अछूता नहीं कहते। व्यक्ति एक स्वतंत्र चीज है, व्यक्ति एक स्वतंत्र है। और ये नहीं कि मैं राष्ट्र का विकास करूंगा, राष्ट्र का विकास करूंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और मेरे घर में खाने को नहीं है रोटी और मैं चिल्ला रहा हूं मोदी जी जिंदाबाद, और मैं यहां पे लगा रहा हूं झाड़ू पोंछा और मोदी जी जिंदाबाद। ये कॉन्सेप्ट नहीं, हमको ब्रॉड कॉन्सेप्ट में चलना है। हमको सभी तरीके की नैतिक अवधारणाएं,
क्या मैं राष्ट्र का विकास करूं, अपने माता पिता को छोड़ दूं? परिवारवाद का मतलब यह है कि देखिए, जब मैं अपनी जमा पूंजी का इस्तेमाल थोड़ा सा हिस्सा देश के लिए भी करूं, थोड़ा सा परिवार के लिए भी करूं। भाई मेरे पास तो अलग अलग तरीके के कर्तव्य हैं। एक बेटे के होने के नाते मेरा कर्तव्य है और एक राष्ट्र का नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है। जब मैं एक बहन का भाई हो जाता हूं तो मेरे कर्तव्य कुछ अलग हैं। तो मुझे इन सारी कसौटियों पर भी खरा उतरना है। नैतिक अवधारणाएं वो भी हैं, लेकिन केवल और केवल मेरी नैतिक अवधारणाएं क्षेत्र विशेष में सीमित ना रहें। मेरी नैतिक अवधारणाएं, असल मकसद मेरा यहां पर है कि मैं चीज़ों का निर्माण कैसे करूं राष्ट्र के लिए। राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये सारी चीज़ें हैं। इस पर एक शब्द लिखा हुआ है, राष्ट्र की अवधारणा, कि राष्ट्र का मतलब क्या होता है। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? क्या राष्ट्र का मतलब आप उसी को समझते हैं कि भारत भर क्या एक राष्ट्र है? क्या अंतरराष्ट्रीय राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हम? क्या हम ये नहीं चाहते? हम लोग तो कहते ही आए हैं ना कि पूरी वसुधा हमारा परिवार है। हम तो ये कहते हैं ना, सर्वे सन्तु निरामया। हम तो ये वाले लोग हैं, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे बदमा कश्चित् दुख भाग भवेत। हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम लोग इतने बड़े कॉन्सेप्ट के हैं, तब हम ये बता रहे होंगे कि राष्ट्र की अवधारणा असल में क्या है, किन किन लोगों ने किस किस तरीके के राष्ट्र को माना है। राष्ट्र का मतलब केवल देश तक सीमित नहीं है। अलग अलग पॉलिटिकल, जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जितने भी राजनीतिक विचारक हैं, उनके लिए अपना अपना राष्ट्र अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग तो अपने प्रांत को ही राष्ट्र समझ बैठते हैं। शक्ति का मतलब यही कहलाता है कि शक्ति एवं घटक। देखिए, जब भी शक्ति जुड़ जाए तो शक्ति आपको भी मिलेगी, लेकिन जब शक्ति जुड़ जाए तो उस पर यह बात अपने आप मान लीजिएगा कि शक्ति मिलते ही आपके साथ उत्तरदायित्व जुड़ गया है। शक्ति यदि जुड़ गई तो उत्तरदायित्व जुड़ गया है। अगर इतनी सी शक्ति है तो इतना ही उत्तरदायित्व है, और यदि इतनी बड़ी शक्ति है तो इतना बड़ा उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री के पास असीम शक्तियां हैं। प्रधानमंत्री के पास 140 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो यही आप देख रहे होंगे कि शक्तियां कितनी वैरायटी की हो सकती हैं। मोदी जी को जो शक्ति मिली है, यह शक्ति को आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र की शक्ति अभी निहित हो गई है। लेकिन गांधी जी के पास क्या था? गांधी जी तो बिना लोकतंत्र के गांधी बन गए थे। यह बात सही है कि उनके साथ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई थी। मतलब एक कोटेशन है कि गुलाम, गांधी बनने के लिए देश का गुलाम होना जरूरी है। आजाद भारत में कहां से गांधी पैदा होगा? अंबेडकर बनने के लिए दलितों के साथ गलत होना जरूरी था। अगर दलितों के साथ गलत नहीं होता तो अंबेडकर बन पाते क्या? तो कई लोग परिस्थितियों को अवसर बना लेते हैं, कई लोग परिस्थिति को आपदा समझ लेते हैं। तो यही वाली चीजें हैं कि महात्मा गांधी, भाई महात्मा गांधी के पास कुछ ना कुछ करिश्माई शक्ति थी। तब तो ये वाली बात थी, कुछ ना कुछ करिश्माई शक्ति थी। लोकतांत्रिक शक्ति कहाँ मिली थी? कहाँ इलेक्शन हुआ था कि गांधी को नेता? गांधी तो एक बार जब जबरदस्ती पे मतलब वो समझौता हुआ था तो बेलगांव में एक बार अध्यक्ष बने थे ना। वो आदमी संविधान सभा का मेंबर बन रहा है। उसके बाद भी विकास की आंधी महात्मा गांधी। कोई भी आंदोलन हो, किसी को नहीं बुलाओ, देश की जनता किसी के बुलावे में नहीं आएगी। एक इंसान इसे चुटकी बुलाएगा, ऐसा बजाएगा ऐसा, और पब्लिक रोड में। तो शक्तियां कितनी वैरायटी की हो सकती हैं। करिश्माई शक्ति होती हैं, कुछ परंपरागत शक्तियां भी होती हैं। परंपरागत शक्तियों के तौर पर आप ये मान सकते हैं कि इंग्लैंड में जो राजशाही खानदान है, वो शक्ति क्या है? परंपरागत शक्ति है। गांधी क्या है? करिश्माई शक्ति है। ऐसा ही एक व्यक्ति कार्ल मार्क्स पैदा हुआ। उसने दुनिया को इकोनॉमिक चश्मे से देख करके दुनिया ही को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहां से दीवार को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। और उसने क्या कर दिया? दुनिया एक को बना दिया पूंजीवाद, एक को बना दिया समाजवाद। तो आप यही देख पा रहे होंगे कि शक्तियां क्या हैं, शक्तियों के उत्तरदायित्व क्या हैं, शक्तियों के घटक क्या हैं। शक्तियां ऐसी नहीं कि ऐसे शक्तियां तो तालिबानियों के पास भी शक्ति है, लेकिन बंदूक की नाल पे जो शक्ति है वो शक्ति थोड़ी, वो तानाशाही है। शक्ति का मतलब यह है जब वो शक्ति सत्ता में परिवर्तित हो जाए। मोदी जी को आप लोग अपनी शक्ति भी मानते हैं और आप उनको सत्ता के तौर पर भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति को आप लोगों ने वैलिडिटी दी है। आप ही लोगों ने वैलिडिटी दी है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो जब शक्ति के साथ वैधता नहीं है तब तो वो आतंकवाद और तालिबान है। अफगानिस्तान में उनके पास सत्ता कैसी है? वो कोई नाम मात्र की सत्ता, कुछ नहीं। लेकिन जब इस शक्ति के साथ वैधता 140 करोड़ की, तब ये क्या कहलाती है? सत्ता। और इस सत्ता को कहते हैं लोकतांत्रिक सत्ता।
हमको ऐसी सत्ता नहीं चाहिए। तो यही सारी चीजें आपको पढ़ाना है कि आप राष्ट्र निर्माण कीजिए, राष्ट्र की अवधारणा और राष्ट्र में शक्तियां निहित कीजिए, और इसके जितने भी तरीके के आयाम हैं, अलग अलग तरीके के डायमेंशन हैं, उनको आप देख रहे होंगे। अभी मटेरियल वगैरह नहीं है, अभी मटेरियल वगैरह अलग अलग पब्लिकेशन यहां वहां से बटोर रहे होंगे। हम तो आपको सार बता रहे हैं कि जितना कुछ बटोरेंगे, वो सारी चीजें जितनी बटोरेंगे वो बटोरेंगे यहां से। ठीक है, आगे देखिएगा, एक शब्द लिखा हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा। एक शब्द क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है? पहले तो व्यक्ति की सुरक्षा। आज से कई साल पहले तो मैं अपने आप को ही सुरक्षित कर लूं समाज में, यही बहुत बड़ी बात था। कबीलाई समाज था, आखेटक वाला जीवन था, खाने के लिए पत्ता थे, उससे खा खा के बोर हो जाता था, तो समझ लेता था कि यही पनीर है, इसी को खा लो, यही पनीर है। तो पहले तो क्या थी, बहुत छोटी कॉन्सेप्ट था। अब तो सिक्योरिटी का लेवल हाई है। तो अगर हमको राष्ट्रीय सुरक्षा पढ़ना है तो यहां पर आप देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा केवल सेना से कहां होती है, नागरिकों से भी तो होती है। नागरिकों का इसमें क्या दायित्व है, सुरक्षा के कितने स्तर हो सकते हैं। तो पहले आप सुरक्षा देखेंगे कि खतरा देखेंगे? तो पहले खतरा। तो राष्ट्रीय खतरा क्या हो सकता है? तो पहली बात तो मैं ही तो आंतरिक खतरा। आंतरिक खतरा क्या है? नक्सलवाद। जब पता ही ना हो कि दुश्मन कौन है, वही नक्सलवाद। पता नहीं चलेगा, नक्सलवादियों का पता नहीं चलता, सुबह से शाम तक घूमते रहते हैं आराम से, और शाम के हमला बोल देते हैं, पता नहीं चलेगा। सभा में बैठे हुए पता नहीं चलेगा कि यही बाबू मोशाई जो है, यही इसी के पास कुछ दबा हुआ है। तो पहले आंतरिक खतरा और फिर बाह्य खतरा। बाह्य खतरा को बोलेंगे कि बाह्य आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद, या विदेशी राष्ट्र या शत्रु राष्ट्र। जब आंतरिक खतरे की बात करेंगे तो आंतरिक खतरा क्या है? भ्रष्टाचार आंतरिक खतरा नहीं है, नक्सलवाद आंतरिक खतरा नहीं है, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, धर्म की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, ये सभी हमारे आंतरिक खतरे हैं। इन्हीं सभी चीजों से उठ करके आप लोग काम करेंगे, तब आप लोग राष्ट्र की सुरक्षा कर पाएंगे। तो आंतरिक खतरे और बाह्य खतरे, तो फिर आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, तब बनेगी जाकर के क्या आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा। हित एवं चरित्र। देखिए, हित का मतलब यहां पर यह है कि एक हित का मतलब केवल क्या कहलाता है? भला। हित का मतलब क्या है? भला। ऐसे अनेक मौके आएंगे अफसरी की दुनिया में कि आपको एक बार लगेगा कि देखिए, या तो ये मेरा हो जाए, मैं ले लूंगा तो 100 पूरे मिल जाएंगे, या तो इसको समाज को बांट दूं तो सबको 0.11 मिल जाएगा। तो आपको व्यक्तिगत हित देखना है कि सामाजिक हित देखना है? व्यक्तिगत हित देखना है कि सामाजिक हित? व्यक्तिगत हित की सामाजिक हित? सामाजिक हित। सामाजिक हित देखना है कि राष्ट्रीय हित? राष्ट्रीय हित। फिर कहां पर? राष्ट्रीय हित। क्षेत्रीय हित की राष्ट्रीय हित? राष्ट्रीय हित। तो जब भी ऐसे मौके आए तो आपको हितों की कसौटी पर आपको ये टॉपिक का नाम लिखा हुआ है कि जिसमें देश की भलाई हो। देश के संविधान ने आपको ये बनाया हुआ है। चरित्र यही लिखा हुआ है, आगे आप देख लेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा का चरित्र कैसा होना चाहिए। पहले कोशिश तो यही होना चाहिए कि खतरा हो ही ना, निरोधात्मक उपाय, और अगर खतरा हो ही गया तो उपचारात्मक उपाय। तो हमारा यही सारी चीजें देखेंगे आप। राष्ट्रीय सुरक्षा का संचालन, तो इसमें ये लोग डालेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा कई स्तरों पर होती है। स्थल पे होगी तो स्थल सीमा, जल में होगी तो जलीय सीमा, जल सेना, और वायु पे होगी तो वायु सेना। अब स्थल में भी सेना होगी तो एक होगी बिल्कुल सीमा पे, जितने भी शत्रु और हमारे ये देश हैं वहां पर बैठे रहेंगे कुछ सैनिक, BSF, ये क्या हो गई? बाउंड्री सिक्योरिटी फोर्स। तिब्बत वाले इलाके पर चले जाएंगे तो IDBP मिल जाएगी, इंडियन तिब्बत बाउंड्री, या जो भी बॉर्डर क्या कहते हैं उसको, अलग से मिल जाएगी। विशेष तरीके की सुरक्षा, NSG कहते हैं उसको, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। SPG मिल जाएंगे, जिनकी ये मोदी जिलों की सुरक्षा, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, SPG। शरीर भर नहीं चलता है, वो जो मोदी जी के पीछे चलते हैं काले कलर का, हाँ, जिस तरफ हाथ ले जाएंगे ना उधर ही रिवाल्वर थमी है। और ऐसी वाली नहीं है जो ऐसी करके 2 बार में नॉक करके लॉक हो जाए, ऐसी वाली नहीं है। एक बार ट्रिगर दबाएंगे सीधे 12 गोलियां निकलेंगी, और 1 मिनट के भीतर 1000 गोलियों से भूंज के रख देंगे। वो SPG कहलाते हैं। तो इस लेवल की सिक्योरिटी को भी लेकर के जाना है। यही है सशस्त्र सैन्य बल, जो औजार के साथ सुरक्षा करें। जैसे कि SAF बनाई गई थी नक्सलवाद के लिए 1968 में, पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में। चारू मजुमदार और कौन कौन से थे वो, कालू सन्याल और वगैरह वगैरह। तो यही सारी चीजें देख रहे होंगे। अंग और प्रकार देख रहे होंगे। गुप्तचर एजेंसी अलग से दे दिया हुआ है इसने, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और भी चीजें हैं बहुत सारी, वो आप देख रहे होंगे। मूल नैतिक अवधारणाएं, शुभ क्या है, सद्गुण क्या है, अहिंसा क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। उत्तरदायित्व भी कई वैरायटी का होता है। उत्तरदायित्व भी मैं किसी एक व्यक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूं कि देश के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूं,
मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हर व्यक्ति के लिए मेरे एक कनिष्ठ अधिकारी को केवल अपने उच्चिष्ट अधिकारी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी की एकदम पारदर्शी होना चाहिए, एकदम पारदर्शी हो। अहिंसा का मतलब केवल कि यही थोड़ी ना है कि किसी को, भाई आप लोग अहिंसा का मतलब केवल ये समझ लेते हैं कि किसी को गाल में एक रसीद किया, वो एक शारीरिक हिंसा है। क्या मानसिक हिंसा नहीं करते हैं क्या? किसी को मेंटली टॉर्चर किए जा रहे हैं, कुछ नहीं किया, उसके कान में जाकर के कुछ ऐसा कुछ बोल दिया कि आज बच के जाना घर, बस। यह कौन सी हिंसा है? मानसिक हिंसा। तो मानसिक हिंसा हो सकती है, शारीरिक हिंसा हो सकती है, सामाजिक हिंसा हो सकती है। इन हिंसा जीव मात्र की हिंसा हो सकती है। क्या प्राणी मात्र की? क्या सांप को मारने में वो हिंसा नहीं है? क्या छोटा सा कीड़ा मकोड़ा मार देना वो हिंसा नहीं है? सारी हिंसा है। हम लोग तो वो वाले हिंसा कि हम लोग तो जीव मात्र में, प्राणी मात्र में दया। लेकिन जब हम खेती बाड़ी करते हैं तो हल चलाने में तो 1 करोड़ जीव मर जाते हैं, तब तो क्या हुआ? हम तो महापापी हो गए। एक किसान एक दिन में 1 करोड़ जीव जंतुओं को मार लेगा। हल की खुदाई करा, 2 फीट नीचे गया और जरा 12 इंच नीचे चले जाओ, ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े मिलेंगे, उनको सबको निपटाते हुए खेती बाड़ी करते हो। तो या तो हिंसा करना बंद कर दो या तो पेट ही पाल लो। तो फिर अहिंसा का कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट तो होगा। अहिंसा का ऐसा कौन सा कि असल मामले में अहिंसा क्या कहलाई, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। अब यहां पर कोई ऐसी चीज आ ही जाए कि आप लोगों की जान में असुरक्षा हो जाए, तो भाई मैं क्या करूंगा? आनंद फानंद में यही कहूंगा कि भाई अब इतने सारे लोगों की जान बचाना है तो पहला आयाम यही रहेगा कि बचा लो। लेकिन फिर दूसरा आयाम, फिर अहिंसा का मतलब फिर एक सैनिक का तो काम ही है शत्रु देश के सैनिकों को मारना। तो या तो वो अहिंसा कर रहा है या तो राष्ट्र धर्म का पालन कर रहा है। ये दोनों विरोधाभास कैसे? इसी विरोधाभास को आप लोगों को समझाने के लिए टॉपिक रखा गया है नैतिक अवधारणाएं। क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या वांछनीय और क्या अवांछनीय है, क्या कथनीय क्या अकथनीय है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और क्या गुण है और क्या सद्गुण है। ये सारी चीजें शुभ, अहिंसा, उत्तरदायित्व। सिलेबस बनाने के पहले बैठती हैं कमेटियां, ऐसी सिलेबस नहीं बन जाती। दिग्गज लोग बैठे होंगे तब सिलेबस बने होंगे। हम भी बैठे हो तो 1-2 चीज और जोड़ते इसमें भी, हमको काय को बैठा लेंगे। लेकिन ये आ गई भगवत गीता। ये कौन सी गीता है? भगवत गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में उसकी भूमिका। तो कर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो। फल की इच्छा करोगे क्या? ना करो, केवल क्या करते रहना है? कर्म। ये अटेम्प्ट नहीं तो अगला अटेम्प्ट, अगला अटेम्प्ट नहीं तो और अगला अटेम्प्ट। एक ना एक चाबी ऐसी होगी जिससे ताला खुलेगा, और वो चाबी अंतिम भी हो सकती है। वो चाबी अंतिम हो सकती है। चाबी का छल्ला है आपके पास, आप तो प्रयास करते चलो, और तब तक प्रयास करते चलो तब तक कि अंतिम ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है, अंतिम ताले से चाबी खुलती है। तो भगवत गीता जीवन में बहुत दुख, दर्द, कहानी, बयां, डिप्रेशन हो गया, अरे मेरे को, रे सर अवसाद हो गया, अरे सर मेरा दिल टूट गया, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी इस जमाने में हसीना, तू अकेली तो नहीं। ये भगवत गीता में नहीं लिखा है। ये सब देखेंगे तो ये बहुत अच्छा दिलचस्प टॉपिक है। पढ़ाएंगे हम ही आपको। इन विषयों के लिए कोई मास्टर लगाना ठीक नहीं। इनको कौन पढ़ाएगा? हम खुद पढ़ाएंगे नहीं। आपके खोपड़ी के 4 कदम ऊपर से चल जाएगा। इधर देखो। और ये याद रखिएगा, ये जानते सब हैं। इसको पढ़ाने का मकसद ये नहीं रहता। ये टॉपिक इतना ईजी लगता है देखने में कि राष्ट्रीय सुरक्षा में तो अब भी लिख दूंगी राष्ट्रीय सुरक्षा, अगर आतंकवाद बाउंड्री के अंदर आ जाए तो उसको रोक लेना चाहिए। ये नहीं, समझना अलग बात है और शब्दों में पिरोना अलग बात है। समझना में क्या है? समझते सब है, जिसको कहते हैं ना कि गले में है जबान में नहीं आ रहा। तो गले में तो है, जबान में कौन लाएगा? मास्टर। तो इसलिए हम ही ठीक है। तो डिस्टर्ब मत कर, मैं कूट दूंगा अभी, मुर्गा बना दूंगा अभी। इसके बाद देखिएगा, फिर लिखा हुआ है, यहां से चालू हो गया टॉपिक नंबर 3 मनोविज्ञान। टॉपिक नंबर तीसरा क्या है आपका इसी में? मनोविज्ञान। एक सब्जेक्ट ही है ना, मनोविज्ञान। तो ये वाला जो टॉपिक है एक्चुअली पे, ये आपका टॉपिक असल मामले पर मनोविज्ञान है। और मनोविज्ञान तो मन का विज्ञान। देखिए, मैं जो हूं, जो मैं अभी हूं, वो मैं नहीं हूं। जो मैं आपको दिख रहा हूं वो मैं बिल्कुल नहीं हूं, बल्कि वो मेरा मन है। मैं जैसा व्यवहार कर रहा हूं वो मेरी परवरिश है। बस, अगर मैं आपसे अच्छे से व्यवहार कर रहा हूं इसका मतलब वो मेरी परवरिश है। एक विद्यार्थी को एक स्टूडेंट के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके लिए कितना समर्पण होना चाहिए, ये सारी चीजें। इसके अलावा मनोविज्ञान को यदि आप तोड़ोगे तो ये मन का ही विज्ञान है। अभी मैं भारत में हूं, अगले पल अमेरिका की गलियों में चला जाऊंगा, इससे तीव्र गति तो किसी की है नहीं। मन से भी तेज प्रकाश की चाल होती है क्या?
नहीं, अपनी चाल ज़्यादा होती है। किसकी? मन की चाल। देखिए, व्यक्ति जो कुछ भी सोच रहा है, जो कुछ भी निर्णय ले रहा है, व्यक्ति सामने आपके बारे में जो कुछ समझ रहा है, दरअसल उसकी स्थिति नहीं है। कोई इंसान आपको सामने वाला गाली दे तो उससे गांधी बाबा खुद कहते कि उस पर नाराज मत हो, उससे तुमको कष्ट होगा, गुस्सा होगे तुमको कष्ट होगा, तुमको कोई छेड़ देगा जरा सा और तुम क्या हो गए? तिलमिला उठे। उससे उसका वो तो चाहता ही था कि तुम तिलमिला उठो। तिलमिलाने में खून तुम्हारा जलेगा कि उसका जलेगा? तो ये सारा एक बहुत लंबा टॉपिक है। इन्होंने एक टॉपिक को चुना है, इसमें एक शब्द चुना है मनोवृत्ति। इसको बोला जाता है एटीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। अब आप लोगों की शब्दावली में एक शब्द होता है बड़ा एटीट्यूड दिखा रही। क्या बोलते हो? बड़ा एटीट्यूड दिखा रही, या बोलते हो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा। इस वाले एटीट्यूड का इस वाले एटीट्यूड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वो वाला एटीट्यूड आप अपने घर में रख लेना, ये वाला अभिवृत्ति क्या है? अलग। वो वाली अभिवृत्ति कहाँ रख के आओगे? घर में। वो जो एटीट्यूड दिखाती हो वो कहाँ पे रखना? घर में। यहाँ वाला एटीट्यूड हम दिखाएंगे, ये वाला एटीट्यूड कौन दिखाएगा? हम। जो हम एटीट्यूड दिखाएंगे वही एटीट्यूड असली रहेगा। और आपके टॉपिक की शुरुआत कहाँ से करेंगे? एटीट्यूड से। सबसे पहले क्या दिखाएंगे आपको? एटीट्यूड। और एटीट्यूड दिखाने के बाद फिर आपको दर्शन की दुनिया में लेकर के चलेंगे। पहले क्या दिखाएंगे? एटीट्यूड। तो एक शब्द लिखा हुआ है एटीट्यूड, तो आप पढ़ रहे होंगे कि एटीट्यूड या मनोवृत्ति क्या है। इसी को अभिवृत्ति कहते हैं। इसकी विषय वस्तु, इसके तत्व, प्रकार, मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति में परिवर्तन, ये एक ही टॉपिक है पूरा। ये मनोवृत्ति जितना लिखा हुआ है ना, मनो 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 मनो, ये एक ही टॉपिक है। ये पहली ही बुलेट का दूसरा हिस्सा है प्रबोधक संप्रेषण। पहले पर क्या लिखा हुआ है? प्रबोधक संप्रेषण। ये एक शब्द कि देखिए, मैं अपनी बात तो कहता हूं, लेकिन अपनी बात को मैं कुछ इस अंदाज में कहूं, मैं अपनी बात को कुछ इस अंदाज में कहूं कि अंदाज निराला हो और आपका दिल और दिमाग एकदम पलट जाए। मैं किसी भी बात को कुछ इस तरीके से कहूं कि आप उस वस्तु के बारे में ऐसा मत सोचो जैसा सोचना चाहते हो, बल्कि मैं अपनी बात को कुछ इस तरीके से कहूंगा कि आप उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में वैसा सोचो जैसा मैं चाहता हूं। किसी वस्तु को लेकर के आपके थॉट्स मेरे मुताबिक हों, मेरे को बात को इस तरीके से कहना है। सलीका ये होना चाहिए। जब कोई बात सलीके से कही जाती है, जब ये कायदा हो तो हर बात सुनी जाती है। ये कहलाता है प्रबोधक संप्रेषण। सामने वाला थॉट अपने वैसे ही लाएगा जैसे कि मैं चाहूंगा। कोई बुरा आदमी बता दो, कोई भी बुरा आदमी, कोई बुरा आदमी बोलो उदाहरण के लिए, जिसको बिल्कुल तेरे कोई बुरा आदमी भी मिला तो उसामा बिन लादेन मिला डोर को, ठीक है। लेकिन देखिए, एक इंसान में अलग तरीके की चीजें हो सकती हैं। उदाहरण के लिए कि अगर मैं बोलूं कि एक शिक्षक, अपनी बात कर रहा हूं, कुमार अरविंद की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि मैं या कुमार अरविंद एक लड़का, ये बैल टाइप का आदमी, ये मेरा परिचय दे रहा है और एक बिटिया परिचय दे रही है। बिटिया कह रही है स्टनिंग टीचर, जबरदस्त टीचर, कायदे का टीचर, जबरदस्त, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही क्या कहना चाहिए, रॉक स्टार टाइप के, एकदम दिलखुश अंदाज, शायर मिजाज, एकदम माहौल बनाने वाले, क्लास के अंदर सर, क्लास के बाहर मित्र, ऐसा लगे फैमिली का कोई मेंबर है बस। लेकिन टाइम को लेकर के बहुत लापरवाह है। लेकिन क्या बोल दिए? टाइम के बाद बहुत, लेकिन इतना कुछ बना दिया उसने सामने वाले के दिमाग में कि उसको लापरवाही वाला शब्द क्या रहेगा? दब गया, वो दब गया। अब ये बैल बोलेगा, टाइम में कभी आता नहीं है, बेमतलब का भड़क जाता है, जिसके ऊपर भड़केगा तो पूरे 3 घंटे उसी से सवाल जवाब पूछेगा, तत्काल उसकी मम्मी को कॉल लगाएगा, उसके बाद इतने में वो आगे सुनेगा, बोलेगा रहने दे, बस हो गया, सुन लिया उसके बारे में। बात को कहना ऐसे है कि बात आपकी सुनी जाए, उस चीज के बारे में बहुत ठीक से। मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा कि दुनिया 4 दिन की है। क्या बात, ये देखो, ये है, ये क्या कहलाता है? तो प्रबोधक संप्रेषण का मतलब, प्रबोधक संप्रेषण का मतलब अपनी बात संप्रेषित करना, संप्रेषण का मतलब अपनी बात संप्रेषित करना या भेजना, और प्रबोधन का मतलब उसका मस्तिष्क का मतलब बोध किस तरीके का कराना, उसके मस्तिष्क को बोध कैसा कराना जिससे उसके मन में वैसे ही विचार आए उस व्यक्ति या वस्तु के लिए जैसा मैं चाहता हूं। प्रबोधक संप्रेषण। सुंदर काले मेरे बाल, केस किंग ने किया कमाल, ये प्रबोधक। और बाल भी लहराएंगी और क्या करेंगी?
बाल भी ऐसे लहराएंगे। अब कोई गंजा आदमी कैरम बोर्ड टाइप का वो बोले सुंदर काले मेरे बाल। देखिए प्रबोधक संप्रेषण में केवल बात के कहने का तरीका नहीं, बात कह कौन रहा है ये भी तो मायने रखती है भाई। अब मैं अगर फेयर एंड लवली का ऐड करने लगूं कि केवल 7 दिनों में हुए गोरे, मेरी बात मानेंगे?
आइएगा। तो एक शब्द हमने आपको क्या बता दिया, समर्पण। एक शब्द क्या बता दिया, समानुभूति। और एक शब्द क्या बता दिया, सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब क्या क्या कहलाता है, तो हम यही बता रहे थे कि सहिष्णुता का मतलब आप केवल धर्म से मत बांध दीजिए कि हिंदू और मुस्लिम, बल्कि जब देश की आज़ादी हो रही थी तो देश की आज़ादी में अंग्रेज बनाम भारत भर की लड़ाई नहीं थी। अंग्रेज बनाम भारत की लड़ाई तो थी ही, एक लड़ाई और भी थी, भारत बनाम इंडिया। एक लड़ाई क्या थी, भारत बनाम इंडिया। और भारत का मतलब गांव और इंडिया का मतलब शहर। एक और लड़ाई छिड़ी थी, सवर्ण बनाम दलित। एक और क्या थी, सवर्ण बनाम दलित, हिंदू बनाम मुस्लिम, मुस्लिम बनाम सिख, कई सारी चीजें थी। और मैं कह तो रहा हूं कि जो व्यक्ति मेरे विरोध में, जो व्यक्ति मेरे पक्ष में होगा उसको चाय पिलाऊंगा, और जो व्यक्ति मेरे विरोध में होगा मैं उसको चाय और बिस्किट, कॉफी अलग से, और उसके बाद जो लेता हो वो भी, चाय के बाद वो भी, तब सही मामले में चीजें बन पाएंगी समाज की। तो यही सारी चीजें बताना है। और दया, दया किसके लिए होती है, कमजोर के लिए। अंबानी के प्रति दया नहीं, लेकिन अंबानी के प्रति सहानुभूति हो सकती है क्या, सहानुभूति हो सकती है। उसके दर्द को समझ सकते हो, अनुभव कर सकते हो क्या, अनुभव कहां से करोगे, अनुभव नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी अनुभव किया जा सकता है। बड़े से बड़े आदमी के साथ कोई ऐसा दर्द घटित हो जाए, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि सबसे प्रिय व्यक्ति जिसने अपने किसी को खोया है, या जो व्यक्ति को जीवन में वो दंश वो झेलता आ रहा है, झेलता आ रहा है, झेलता आ रहा है, और वैसा ही कोई आदमी रहेगा, उससे विशेष तरीके की थोड़ा सा लगाव और मोहब्बत हो जाएगी, और बोलेगा रुक बैठ बात करते हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है, ये घटित हो रहा है, ऐसा ऐसा ना। उसकी आंख के नयन और वही कॉपी पेस्ट कहां पर होगा, यहां। लेकिन बस लोक सेवकों को जो चीज नियंत्रण में रखना है वो क्या रखना है, इमोशंस, इमोशंस और इमोशंस। एक शब्द लिखा हुआ है इसी के प्रति, संवेदना। कमजोर वर्गों के प्रति क्या होगी, संवेदना। संवेदना का मतलब क्या कहलाता है कि संवेदना का मतलब क्या होता है कि ब्रेन में किस तरीके के मैसेज जा रहे हैं। तो कमजोर वर्गों के प्रति उनके हित के मैसेज जाना चाहिए। अभी हम जब डिटेल में इसकी बात करेंगे तो संवेदना को देखेंगे। एक शब्द क्या लिखा हुआ है, सामवेगिक बुद्धि। देखिए सामवेगिक बुद्धि का मतलब ये एक शब्द होता है बुद्धि लब्धि। एक शब्द क्या होता है, बुद्धि लब्धि, और एक शब्द होता है सामवेगिक बुद्धि। सामवेगिक बुद्धि को ही कहते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता। सामवेगिक बुद्धि का मतलब कहलाता है इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता। देखिए बुद्धि लब्धि का मतलब कहलाता है कि एक व्यक्ति कितना किताबों को जानता है, कितना पढ़ा लिखा है। 30 साल की उम्र है और 30 साल बराबर नॉलेज है, तो इसके पास क्या है, बुद्धि लब्धि। ठीक है, किताबों का ज्ञान है, तर्क वितर्क कर पाता है, ये सारी चीजें जान पा रहा है, तो ये बुद्धि लब्धि है। लेकिन और ये हो सकता है कि आप लोग ये जान रहे हो कि मेरे पास बुद्धि लब्धि ज्यादा है, मतलब हो सकता है कि कोई के पास बहुत ज्यादा प्रखर बुद्धि हो, मतलब 30 साल की उम्र में या 18 साल का बालक है, या कई बार देखोगे कि 11 साल का बच्चा है और ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाता है, तो बुद्धि लब्धि है और बहुत तेज वाली बुद्धि लब्धि है। ऐसा भी हो सकता है कि 10वीं पास किए 3 साल में, बुद्धि लब्धि है क्योंकि 10वीं पास कर लिया, लेकिन उम्र से क्या है, बहुत कम। तो बुद्धि लब्धि मतलब पढ़े लिखे लोगों की योग्यता का ज्ञान करना कि पढ़ाई लिखाई क्या है। लेकिन एक शब्द इस्तेमाल होता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, और भावनात्मक बुद्धिमत्ता या सामवेगिक बुद्धि कि आप इमोशंस को कितना पढ़ पा रहे हो, आप सामने वाले की फीलिंग्स को कितना समझ पा रहे हो, उस चीज को पढ़ना। इसके लिए अक्षर ज्ञान की जरूरत नहीं है, इसके लिए काखा गा ABCD, इसके लिए बाबर अकबर, इसके लिए मौर्य अशोक और इसके लिए भूगोल राजनीति की जरूरत नहीं है। यह अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, और इसमें क्या करना है, सामने वाले के इमोशंस को पढ़ना। आप गए, घर के अंदर गए, लेट हुए, मां से निगाहें मिली और मां ने देखते ही कह दिया कि बता क्या हुआ है, और मां पढ़ी लिखी नहीं है, मां 8वीं 10वीं पढ़ाई की है उस जमाने की, या वो भी नहीं पढ़ी, और आपको देखी मां, और उसके बाद तत्काल क्या बोल दी कि तू बता क्या हुआ। आपने बोला कुछ नहीं हुआ, मां ने तत्काल बोला कि इधर बैठ और चुपचाप बता दे कि क्या हुआ है। और जब तीसरी बार उसने बोल दिया पकड़ के कि बता रही कि नहीं बता रही, और आप फिर उसके बाद फूट पड़े और खुल गए। मां के पास क्या है, बुद्धि लब्धि की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ये है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। नेताओं के पास क्या रहती है, बुद्धि लब्धि की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक, वो जानते हैं कि ये आदमी आया। तो तुम्हारे पास जाओगे, कोई सूट बूट वाला जाएगा ना, तो बाहर पिए गांव का कोई आदमी आएगा ना, तो नेता बोलेगा आओ बैठो, का काम है, काम आम से भले मतलब नहीं।
आओ पहले मिठाई खाओ, चाय पियो, ऐसा ही थोड़ी जाने देंगे। नेता ये काम आम से कोई लेना देना नहीं, क्या बोलेंगे, ऐसा ही थोड़ी जाने देंगे, मिठाई खाओ। और भाजी आजी हो रही घर में, भाजी आजी नहीं लाए, वो होटल में 5 स्टार में रोज खाना खाता है, लेकिन ये क्या है, इमोशनल। लालू प्रसाद यादव होली के दिन अंदर वाले कपड़े तक ऐसे पूरा ये मिल जाना उनके रंग में। ये पढ़ा लिखा IAS नहीं कर पाएगा, वो अपने आप की डिग्निटी मेंटेन करेगा, लेकिन नेता जानता है कि इसके साथ कैसे पेश होना है, इसके साथ कैसे होना है। यहाँ पे वोट बैंक, यहाँ पे धर्म, यहाँ पे जाति, यहाँ पे मजहब, कहाँ क्या कब कैसा करना है, ये कहलाती है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तुम्हारा कोई मित्र है, बहुत करीब का है, और वो मित्र तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं करना चाहता, बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि जिगरी यार, जिसको कहते हैं BF मतलब बेस्ट फ्रेंड, जिसका मतलब क्या है BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। और अचानक वो तुम्हारे ऊपर भड़क उठा, तुमको सुनाने लगा, तुमको क्या पलट के सुना देना चाहिए उसको। अगर तुम पलट के सुना दे रहे हो तो तुम इस पे 0 हो। सामवेगिक बुद्धि में क्या हो तुम, शून्य, पगला हो तुम। सामवेगिक बुद्धि में अनपढ़ हो तुम। अरे तुम परखो तो कि जैसे मैं इसका पक्का वाला हूं, ऐसा ही ये भी तो मेरा पक्का वाला है, और यदि वो मुझे ऐसा सुना रहा है तो क्या कोई ऐसा कार्य मेरे द्वारा तो नहीं किया गया जो उसकी गरिमा के विरुद्ध हो। और यदि ऐसा कोई कार्य किया गया है तो जब वो बोलेगा तो बोलूंगा हाँ भाई बोल दे, और बोल दे, सुना ले। एक काम कर, मैं पीछे, तू पीट ले, तू पीट ले, जब वो हो जाए तो बता देना। वो कह रहा तेरे को कुछ बताऊंगा ही नहीं, और वो बता, और वही रोने पड़ा, और फिर अगले दिन वो गले भी मिल लिया। उसी समय यदि इमोशनली इंटेलिजेंस वाला आदमी होता तो उसको परखता, उसको समझता, उसको सुनता, उसको टाइम देता, और उससे कहता कि भाई क्या हुआ, रिश्ते मजबूत होते। अंत में वो तुम्हारा है तो तुम्हारा ही रहेगा। अंत में पक्का दोस्त तेरी ही ऐसी, उसने बोल दिया तेरी भी ऐसी, रिश्ते क्या हो गए, ऐसी तैसी। ये क्या है, ये नहीं कहलाई इमोशनली। और जो व्यक्ति अपनी भावनाओं में काबू, आजकल के दौर में तो, और आजकल तो सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, काय नहीं लग रहा, नहीं पता, अच्छा नहीं लग रहा, काय नहीं लग रहा, नहीं पता, भूख वो तो दबा के खाए हैं यहाँ तक, उसका फोन आया था, अब भाई आया था, और कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, पैसा बहुत सारे पड़े पड़े, ये फिर काहे दुख है ढोर, नहीं पता, फिर भी क्या है, नहीं पता, क्या करना, मरना चाहते, क्यों मरना चाहते, नहीं पता, मर के कहाँ जाओगे, स्वर्ग, स्वर्ग कहाँ है, नहीं पता, अरे कुछ ही नहीं पता। जब तुम अपने ही इमोशंस नहीं पढ़ पा रहे हो तो तुम कैसे, तुम्हें पता, कईयों को पता ही नहीं मुझे करना क्या है, खुद ही कंफ्यूज रहता है अपने आप में कि मुझे करना क्या है। तो एक तो खुद ही फ्रस्ट्रेट, और ऊपर से अपने चाहने वालों को फ्रस्ट्रेट। उसमें तुम करना क्या चाहते हो यही तो नहीं पता। जब तुम अपने इमोशंस को नहीं परख पा रहे हो तो सामने वाले के इमोशंस को कैसे परखोगे। तो भावनात्मक, सामवेगिक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए पहली बात, तो पहला चरण यह है कि पहले तू अपने इमोशंस को पहचान। पहले किसको, अपने, और अगर अपने को पहचान लिया तो फिर किसको, दूसरे को। ऐसा हो सकता है कि कभी आप लोग मेरे ऊपर सबरे नाराज हो जाओ इकट्ठे। अब सबरे नाराज इकट्ठे हो जाओ तो उस दिन मेरे को भड़क जाना चाहिए, आई एम टीचर, आई एम फलाना, आई एम ढिमकाना, कि मुझे सोचना चाहिए यार कि सबके सब बात क्या है। कोई और बच्चा या बच्ची ऐसी अचानक नाराज हो जाए, उससे हम प्यार से पूछ लेते हैं कि यार ज़्यादा बुरा लग गया तो माफ़ करो, सॉरी, सॉरी बोलने में कोई हर्ज है, खुदे बोल देते हैं कि सॉरी, कष्ट हो गई, तकलीफ हो गई, दर्द हो गया, माफ़ कर दो भाई। परखो तो कि वो सामने वाला ऐसा चिड़चिड़ा क्यों रहा है। और फिर आप ये करोगे तो आज की तारीख पे ऐसा रहता है कि एक अधिकारी जो रहता है, एक अधिकारी, कई अधिकारियों के ट्रांसफर में, कई अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, मिठाई बट गई, अच्छा भागा, ठीक भागा, और कई अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, और उस अधिकारी के जाने के बाद ट्रांसफर की खबर सुनते ही वहां की पब्लिक सड़कों में आ गई रोते रोते। ये क्या, किस चीज का व्यवहार था, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का। क्योंकि उसने न केवल अपने इमोशंस बल्कि सामने वाले के इमोशंस और इमोशंस को जीता है। फिर बोलोगे मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स नहीं है, क्या बोलोगे, तुम्हारे लिए मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, तुम्हारी फीलिंग्स नजर नहीं आती। अरे तू पहले खुद की फीलिंग्स को समझ और फिर दूसरे वाले की फीलिंग को समझ, और फीलिंग से जुड़ गई तो फिर क्या हो जाएगा, फील हो जाएगा लेजर कट। आगे देखो, शासन प्रशासन में इसकी उपयोगिता यही सब। व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तिगत भिन्नता, जितनी तरीके की व्यक्तिगत भिन्नता होती है, सोचने की, समझने की, हो सकता है कि आप में से कोई, अभी उसका और हमारा कंपटीशन हो जाए पढ़ाई लिखाई पे या इतिहास में, अब उसको हम हरा देंगे भाई कोई भी पेपर में। अभी उसका और हमारा कंपटीशन हो जाए चित्रकारी में, तो वो जहांगीर के टाइम की चित्रकार है, वो कहाँ की है, वो उस जमाने की चित्रकार है, हमसे सीधी लाइन नहीं खींचते बनती ऐसी, ये देखो वो भी टेढ़ी आई। और वो क्या, ये व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। उसके पास कोई और कला होगी, हमारे पास कोई और कला होगी। तेंदुलकर को फुटबॉल खिला दो, रोनाल्डो को क्रिकेट खिला दो,
का हो पाएगा। तो यही व्यक्तिगत भिन्न, इसका मतलब ये तो है कि तेंदुलकर के पास वही कोच, वही पोजीशन, वही माहौल, वही माँ बाप, वही गुरु के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था जो तेंदुलकर को तेंदुलकर बनाया। नहीं, ऐसे प्रशिक्षण तो अब आजकल तो और एडवांस लेवल में ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन फिर ऐसा क्या था? कुछ ना कुछ तो था ऐसा, उसी के पास था। लता मंगेशकर के गले में ऐसा क्या था कि किसी को गुस्से में डॉगी भी बोल दे तो प्यार से डॉगी क्या था ऐसा? कुछ ना कुछ तो था कि उनका डॉगी भी ऐसा लगा कि जैसे गुलदस्ता का फूल हो। तो ये क्या कहलाती है? व्यक्तिगत भिन्नताएं। ये शारीरिक स्तर पे हो सकती है, मानसिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, अनेकों स्तरों पर, यही सब देखना है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? मनोविकार, और एक क्या है? मनोचिकित्सा। तो मनोचिकित्सा हम तो करवा देंगे, लेकिन मनोविकार का मतलब क्या है? मन की बीमारी। लगता जरूर है कि सामने वाला अच्छा खासा 6 फीट का, दोनों हाथ दोनों पांव सब फुल एकदम मस्त है, तगड़ा है, लगता जरूर है, लेकिन यह बीमारी सबसे जटिल बीमारी है। इसे कहते हैं अवसाद, इसी को कहते हैं डिप्रेशन। देखिए, पूरी बॉडी हमारी केमिकल है। अभी मैं बोल पा रहा हूं, बोल जबान से नहीं रहा हूं, बोल पा रहा हूं। आप लोगों को मैंने ब्रेन पढ़ाया, ब्रेन में देखा कि सिग्नल मिला है मुझे, और मध्य मस्तिष्क वाले भाग से एक नस जुड़ी है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। लकवा मार जाता है, वही सिस्टम चौपट हो जाता है, मैं बोल नहीं पाता। सारा का सारा हिस्सा किससे है? पूरी बॉडी का ब्रेन से। इससे मैसेज मिल रहा है, और इससे मिलने वाले मैसेज के आधार पर ही मैं बाकी के काम कर पा रहा हूं। यदि यही काम करना बंद कर दे तो बाकी की बॉडी, देखिए, इसी से मेरी खुशी निर्धारित है, इसी से मेरी गम निर्धारित है, इसी से सब कुछ है। जब मेरे बाकी का बाह्य शरीर तो बेहतर तरीके से काम करे, लेकिन मेरे ब्रेन में कोई वायर में गड़बड़ी हो जाए। भाई, पैर में चोट लगी, पता चल गया एक्सरे में कि हड्डी टूटी है, उसके दर्द को आदमी समझता है। हाथ काम नहीं कर रहा है हाथ में, वो भी दर्द समझता है। मस्तिष्क की मुझे बीमारी है या मेरा मन नहीं लग रहा है, ये एक बीमारी। आमतौर पर चिंता सबको होती है, लेकिन वो चिंता जब आपको अपने दैनिक कार्य व्यवहार को भी ना करने दे, आप सवेरे उठ रहे हैं, अच्छा ही नहीं लग रहा है, अभी कुछ हुआ ही नहीं, सब सही है, सब सलामत है, उसके बाद भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन, कोई डर सता रहा है, कोई ना कोई डर सता रहा है। किसी किसी को मृत्यु का डर सताता है, किसी किसी को मृत्यु का ऐसा डर सताता है कि उसको यह लगता है कि, मतलब जैसे किसी व्यक्ति ने कोई बीमारी सुनी और उसको लगेगा कि यह बीमारी अब मेरे ही को होनी है, यह एक बीमारी है, यह भी एक बीमारी है। जैसे उसे पेपर में पढ़ लिया कैंसर, उसको ये लग जाएगा कि अब मेरे को भी क्या होने वाला है? कैंसर। किसी ने पढ़ लिया हृदयाघात से मौत, वो बोलेगा मेरे भी अंदर कुछ धक धक हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब मनोविकार है। मन ही खराब हो जाए, कुछ अच्छा, एक रसायन जाता है सेरोटोनिन नाम का, अब वो रसायन जब तक प्रॉपर सप्लाई हो रहा है इधर, आपको अच्छा लगेगा, सामान्य गम भी होंगे, आप झेल लोगे। फेल भी हो जाओगे तो एक दिन कहोगे फेल हो गए यार, कसम से फिर से पढ़ना पड़ेगा, और अगले दिन से फिर पढ़ने लगोगे। एक फेल हुआ और लटक गया, एक फेल हुआ और क्या हो गया? लटक गया, उसने जीवन लीला ही समाप्त कर दी। चिंता को सहने के लिए, चिंता तो भगवान ने बना दी, प्रकृति ने बना दी, लेकिन उस चिंता को बर्दाश्त करने के लिए आपके ब्रेन में पावर भी है। लेकिन कुछ हुए, मेरे किसी अपने प्रिय की मौत हुई और उसने भी मौत को गले लगा लिया, उसने उसका खोना झेल ही नहीं पाया, जबकि ऊपर वाले ने यह दिया है आपके पास कि दुनिया का कोई भी दर्द आप झेल सकते हो। दर्द खत्म नहीं हो जाता, दर्द तो रहता है, उसकी तीव्रता कम हो जाती है, दर्द का एहसास घट जाता है, दर्द उतना ही रहता है, वो कमी कोई नहीं पूरी कर पाएगा, लेकिन धीरे 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 अब दर्द दवा बन जाता है। अब दर्द क्या हो जाएगा? दवा। अब उसी के लिए करेंगे। अब किसके लिए करेंगे? अब उसी के लिए करेंगे, जो है ना उसी के लिए। तो ये सारी चीजें, लेकिन मनोविकार, और नई रिपोर्ट आती है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, 20-25% तो भारत में मनोविकार के लोग हैं। बस दिक्कत यह है कि अगर घर वाले को आदमी बोलेगा कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, कहां से लगेगा अच्छा? दिन भर तो घुसे रहते हो मोबाइल में और घुस जाओ उसी में, कहां से अच्छा लगेगा तुमको? फिर दूसरी बात, नहीं मेरे को सच पे अजीब टाइप का। वो इंसान जाता है, खुशियां मनाता है, नाच भी रहा है, गा भी रहा है, पता नहीं चलेगा आपको कि कितना दर्द है उसके अंदर। उस दर्द को आप परख ही नहीं पाओगे। केवल और केवल वही समझ सकता है जो डिप्रेशन का शिकार रहा है, वो केवल वही समझ सकता है। वो जानता है कि शादी ब्याह की चटक मटक में वो दूर खड़ा जरूर है, ऐसे कमर में हाथ रखा है, वो आंखों से देख रहा है, उसको ये दुनिया अच्छी नहीं लग रही है।
सब भांगड़ा नाच रहे हैं, वो भी जाकर के थिरक के आ गया, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे दिल में क्या है, कोई पहाड़ धरा हुआ है। कारण क्या है, तलाश ही नहीं पा रहा है। अरे पगला, कारण कोई नहीं, सेरोटोनिन नामक रसायन, खुशी वाला रसायन, ये रसायन नहीं है। और ऐसी चीजें, और आमतौर पर ये बीमारियां बहुत ज्यादा चिंता, जब चिंता इतनी ज्यादा हो, इतनी ज्यादा हो, इतनी ज्यादा हो कि इंसान पागल, मतलब चिंता अब सहन शक्ति के स्तर से बाहर हो जाए, तो सहन शक्ति के स्तर पर बाहर होने के बाद अब ये चिंता चिंता नहीं रहेगी, अब ये क्या हो गया, अवसाद, ये डिप्रेशन हो गया, ये मनोविकार हो गया। एक और रहती है बाइपोलर डिसऑर्डर, इस पे लिखा होगा ध्रुवीय विकार। अभी मैंने इस टॉपिक को देखा नहीं है, ये सिजोफ्रेनिया, ये सारी बीमारियां मैं आपको एथिक्स पे तो पढ़ाई दूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए ब्रेन पढ़ाना पड़ेगा। मैं एक अंग बता दूंगा कि कौन सा खराबी होता है, तो सिजोफ्रेनिया होता है, बाइपोलर। अचानक एक इंसान हंसेगा तो हंसता रहेगा बेकार में कि अरे वो मर गया, हा 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 है, और गम में है तो और अच्छा इंडिया जीत गई है, इंडिया जीत गई इंडिया क्यों जीत गई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा इंडिया जीत गई, पता ही नहीं चलेगा, जिसको कहते हैं सनकपन। वो क्या है, सनकपन सरल भाषा में वही क्या है, सनकपन। अचानक क्या फिर सनक गए तुम, इसका मतलब क्या है, द्विध्रुवीय विकार। तो ये सारी चीजें देखेंगे। देखिए आप सब अपने जीवन में, आजकल के दौर में, पहले तो संयुक्त परिवार होते थे, आपकी उम्र के 4 आदमी और हैं, आपने उनसे अपनी बातें शेयर कर ली। जॉइंट फैमिली है, थोड़ा सा घूम लिया, थोड़ा सा मिजाज मिल लिया, थोड़ी बुआ आ गई, थोड़ी बुआ के घर चले गए, थोड़ा मौसी आ गई, मौसी के घर चले गए। अब तो सब चल रहा है वीडियो कॉल में। अब काहे में चल रहा है, वीडियो कॉल में, वीडियो कॉल में नहीं, अब काहे में, वीडियो कॉल में। जॉइंट फैमिली नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं, अब क्या है, एकल परिवार, पति पत्नी और उसका बच्चा। बच्चे ने परिवार को देखा ही नहीं, साथ में खेला नहीं, खेल रहा है वीडियो गेम। खेल क्या रहा है, वीडियो, घुसा है पबजी में, पता ही नहीं चल रहा है क्या दुख होता है, क्या दर्द होता है, क्या लड़ाई, क्या झगड़ा। जब जॉइंट फैमिली में रहते थे तो 8-10 ठो हुआ करते थे, आपस ही में एक दूसरे को मार धाड़ देते थे। अंतिम कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ, तो हम तो एकल फैमिली वाले हैं। जॉइंट फैमिली में क्या होता है दर्द हम जानते ही नहीं है, क्या होता है टीम वर्क ये भी नहीं पता। जब एक घर में 5-6 बड़े बच्चे रहते हैं, सबसे बड़ी बच्ची भले 10 साल की हो, वो उस घर की दूसरी माँ होती है। वो 10 साल की वाली बच्ची 9 साल, 8 साल, 7 साल, उन सबकी क्या है, वो माँ, वो दूसरी माँ है, कोई दिक्कत नहीं होती। मामला गंभीर हो गया है। मतलब वैश्वीकरण ने, निजीकरण ने और इस बाजारवाद ने इन्हीं चीजों को तो खत्म कर दिया है। व्यक्ति पहले चीजों से लड़ लेता था, व्यक्ति पहले चीजों से जूझ लेता था, व्यक्ति के हम लोग थे, हम सफर थे। अंतिम बार बुआ के लड़के से कब मिले हो, 2011 में। अंतिम बार साथ में कब मिले हो, 1999 में। रिश्तेदार कितने हैं तुम्हारे, रुको बताता हूं। भाई कितने हैं तुम्हारे, मेरे सगे वाले की, वो वाले सगे वाले, रुको सगे वाले भी बताता हूं। फेसबुक में कितने दोस्त हैं, 5000। रियल में कितने दोस्त हैं, रुको बताता हूं। ये क्या है। अब ऐसी स्थिति पर व्यक्ति में निराशा नहीं आएगी तो क्या आएगी, कि घर के सगे भाई से बोलचाल बंद है और फेसबुक में है कितने, 5000 फ्रेंड। अब बनेगा कुमार अरविंद के बाद कुमार अरविंद 2, फिर क्या बनेगा, कुमार अरविंद 3, 4। ये क्या है, और घर में सगे। ऐसी स्थिति में क्या आएगी, निराशा। मन का गुबार निकाल दीजिए। चिंता रखना चाहिए क्या, नहीं। अरे क्या कर लोगे, अगर तुम कोर्ट में नहीं हो, अभी अस्पताल पे जाओ, तुम्हारा अपना कोई आईसीयू में तो एडमिट नहीं है, तो तुम दुनिया के सबसे खुश इंसान हो। तुम्हारे माँ बाप भाई बहन जिंदा हैं, तुम दुनिया के सबसे खुशी इंसान हो। तुम्हारा कोई मामला कोर्ट कचहरी में नहीं चल रहा है, दुनिया के सबसे खुशी इंसान हो। कोई दिक्कत नहीं, शाम की रोटी मिल जाएगी, बहुत बढ़िया, सुबह भी मिल गई, बहुत बढ़िया, नींद आ जाती है रात में, बहुत अच्छे से। तो अब कोई चाहिए क्या, तुम्हारे घर राम आ गए, हाँ वो भी आ गए। अब कोई टेंशन, क्या टेंशन, नो, जॉब नहीं है। 1% लोगों को जॉब मिलती है, 1% लोगों को, और जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। मायावती यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही होती, सिलेक्ट हो जाती तो एक जिले की कलेक्टर बनती। एक लड़का काशीराम ने उसको बोला कि पगलिया तू इसके लिए बनी है क्या, वो फिर यूपी की सीएम बनी। किस दिन सिक्का पलट जाए कोई भरोसा है क्या, किस दिन ऐसा हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है, कोई भरोसा नहीं। किस पल बड़े बड़े लोग ऐसे ही पलटे हैं, लम्हों में ऐसे पलटती किस्मत, ऐसी ऐसी ऐसी, ऐसे चुटकी बजी और ऐसे फर्श से अर्श में, और फिर वापस आसाराम बापू की तरह फर्श से अर्श से फर्श में। ऐसे किस्मत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है।
यही वाली स्थिति है। तो किसी चीज की चिंता लेना है क्या? नहीं। अब ये भी नहीं इसका मतलब कि मास्टर ने बोला है कि फेल हो गए, अच्छा फेल हो गए, वाह यार फेल हो गए, वाह वाह फेल हो गए, इतना भी नहीं। देखिए चिंता लीजिए, लेकिन चिंता सकारात्मक भाव में, कुछ ना कुछ तो करना है। अब ये नहीं कि चार्वाक दर्शन को अपना लें कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा जब तक नाली में ना गिरत्वा, ये नहीं, थोड़ा बहुत करना है, लेकिन इस लेवल में नहीं ले आना कि आईएएस नहीं बन पाए तो अपने आप को खत्म कर लेंगे, पीएससी में सिलेक्ट नहीं हुआ है तो अपने आप को खत्म कर लेंगे, झोला उला ना बटोरो, अभी मेरा मन लगा है पढ़ाने में, ऐसा झोला जाने लगा। तो ये सब नहीं, सारी चीजों को कैसे लेना है? बहुत ही स्मूथली, बहुत ही लाइटली, कोई बात नहीं, अगले साल फिर ये नहीं होगा पॉलिटिक्स में हाथ आजमा लेंगे, पॉलिटिक्स नहीं होगा उस जगह हाथ आजमा लेंगे, वो कुछ नहीं करेगी तो उसका भी वो इतना खतरनाक आर्ट है उसके पास कि अगर वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दे तो बंबई की बड़ी बड़ी कंपनियां उसको घर से उठा के ले जाएंगी कि तुम यहाँ कहाँ बैठी हो, तुम इसके लिए बनी हो क्या? आदमी को क्षमता, कोई तेंदुलकर को आईएएस बनना था कि तेंदुलकर को तेंदुलकर बनना था? तेंदुलकर के सामने 5000 आईएएस कुछ है क्या उसके सामने? वो आ जाएगा तो डीजी को सुरक्षा देना पड़ेगी, राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, उसी को देना पड़ेगी, जो कोई काम का नहीं है। वो उमेश यादव जो अभी चला गया है, वो उमेश यादव पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में 2 अंक से फेल हुआ था, घर वालों ने निकाला कर दिया, जा करके ग्राउंड में फिर से दौड़ने लगा कि भाई अगले साल फिर अटेम्प्ट करूंगा। क्रिकेट से चिढ़ता था, दौड़ने लगा, प्रैक्टिस करने लगा कि रनिंग तो निकालनी पड़ेगी अगले साल। मजाक में बॉलर नहीं आए थे तो बोला लाओ मैं फेंक के दिखा दूं गेंद, बॉल फेंकना शुरू किया, और ऐसे ही करते 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 इंडियन नेशनल टीम पे वो मेन बॉलर हो गया। ऐसे कितने सारे अनेकों उदाहरण हैं। तो ना तो चिंता होनी चाहिए और ना किसी चीज का डर और ना किसी चीज का कुछ। और वैसे भी सबकी उम्र 25-30 के आसपास है। आज से 60 साल बाद आप में से कोई नहीं बचने वाला। आज से 60 साल बाद आप रहोगे क्या? नहीं। आपके पाप कोई याद रखेगा? नहीं। आपके पुण्य कोई याद रखेगा? रखेगा भी तो याद नहीं। तो कोई टेंशन आज से 60 साल बाद कुछ रहेगा? नहीं रहेगा। काय की चिंता? हम आज की घटना का मूल्यांकन आज से 60 साल बाद कर रहे हैं। हमारी उम्र हो गई है 30-60 साल बाद हम कितने के हो जाएंगे? 90 के। इतना तो जिएंगे नहीं। अगर इतना जी भी लें तो हमको कुछ याद रहेगा क्या इस समय का? नहीं। तो हम क्या करें? अभी जो दिल में आए करेंगे, जो मन में आएगा करेंगे, दिल खोल के करेंगे। कोई टेंशन लेना है क्या? नहीं हुए, पास नहीं हुए तो नहीं हुए। आईएएस बनना चाहते, नहीं बने तो अच्छा नहीं बने, नहीं बनना। क्यों बने हम आईएएस? नौकर बनेंगे हम, ऐसी दिलेरी से। जब तक ना बन जाओ तब तक उसके लिए डेडिकेट हो जाओ। और जब वो छूट गया तो उसने हमें थोड़ा छोड़ा है, हमने खुद उसको छोड़ा है। वो उसका नसीब खराब था कि उसे हम नहीं मिले। और जब तक वो नहीं मिला तब तक लगे रहना है। और जिस दिन वो नहीं मिला उस दिन क्या कह देना है? वो मुझे राहत इंदौरी साहब कहते हैं, वो मुझे छोड़ गया कि एक कमाल है उसका, इरादा तो मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। समझ गए? तो अब अभिवृत्ति से शुरू करेंगे इस टॉपिक की विधिवत क्लास। ठीक।